नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि हमारे महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो हमारे महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था तथा साथ ही 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के प्रमाण भी मिले हैं। तो हमारे महाद्वीप में प्रश्न यही बनता है कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, लगभग 3000 साल पहले तथा 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। अगला बिंदु बनता है कि इस महाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर या दास को कड़े सियार और अदिमई कहलाते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है जो हर साल पेपर में बनता है कि वेल्लल्ला, उड़वार और कड़े सियार का मिलान करने को आपको दे देंगे। तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल कहते थे या वेल्लल्ला कहते थे। साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को दास कड़े सियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान ग्राम भोजक कहते थे तथा यह पंथ वंशानुगत होता था। चूँकि यह पद साधारण तौर पे ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। चूँकि ये प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने काम इन्हें ही सौंप देते थे। चूँकि ये गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते थे अथवा इनका अपना प्रभावशील व्यक्तित्व था, इसलिए गांव राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। कभी कभी ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो अगर प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत में कृषक का किस नाम से कहलाते थे, तो उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास और कर्मकार आते थे। अगला बिंदु है कि प्राचीन तमिल रचनाएं। तो तमिल की रचनाएं का संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। प्रश्न बनता है कि तमिल संगम साहित्य की रचनाओं लगभग कितने वर्ष पूर्व की गई है। तो संगम साहित्य की रचनाएं लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। इन्हें संगम इसलिए नाम पड़ा है इनका क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गाँव में जिन तमिल नामों का उल्लेख अभी मैंने ऊपर बताया, वेल्लल्ला, उड़वार या कड़े सियार, उनका उल्लेख संगम साहित्य से ही मिला है। अगला बिंदु है कि सांची की मूर्तिकला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अगर प्रश्न यही बनेगा सांची का स्तूप या मूर्तिकला कहाँ है, तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला बिंदु है कि महाजनपद काल में अनेक शहरों में वाले कूप पाए जाते थे। तो यह जैसे यह दिखाया गया है, महाजनपद काल में अनेक शहरों में वलय कूप पाए जाते थे। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यह पिछली साल ही प्रश्न बन चुका है कि वलय कूप का क्या काम होता था महाजनपद काल में। तो ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में ही होते थे। अगला बिंदु है बेरीगाचा या भरूच का यूनानी नाम जिसे कहते हैं, उनकी कहानी। बेरीगाचा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। तो बेरीगाचा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े और सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। साथ ही हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नीला, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी कभी कभी विशेष उपहार भी लाते थे। अगला बिंदु है कि आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। तो आहत सिक्के जो होते थे वो कभी कभी आयताकार और कभी कभी गोलेकार भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। तो ये या तो धातु की चादर को काटकर बनाए जाते थे या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्काओं पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। आहत सिक्काओं पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। तो आहत सिक्के को आहत सिक्का क्यों कहता है, यह प्रश्न पेपर बन चुका है। चूँकि इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इनके कुछ चिन्ह ठिप्पे से बनाए जाते, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। यही या इस पैराग्राफ में या इस लाइन में भी बताया गया है कि चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। अगला बिंदु है कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। तो प्रश्न यही बनता है कि मथुरा किस राजवंश की राजधानी थी। तो मथुरा कुषाणों की राजधानी थी लगभग 2000 साल पहले। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। मथुरा जो था एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह बौद्ध विहार तथा यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा जो था कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला बिंदु है कि पुरास्थल में शिल्प के नमूने मिले हैं। कई पुरास्थलों में शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था।
क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्रश्न नहीं बनता है कि उत्तरी काले चमकीले पात्र को कहने के पीछे का क्या कारण है, तो क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिलते थे, इसलिए उन उत्तरी काले चमकीले पात्र नहीं कहा गया है। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो कपड़ों के उत्पादन में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै बहुत प्रसिद्ध केंद्र थे। यही इंपॉर्टेंट बिंदु था इसमें। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी किसे कहते थे? अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने जो संघ बनाए उन्हें श्रेणी कहते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में हर बार बनता है लगभग प्रश्न। शिल्पकारों की श्रेणियों को काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। तो शिल्पकार की जो श्रेणियाँ होती थी उनका काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण कराना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। अगला बिंदु है कि सूक्ष्म निरीक्षण अरिकमेडु। अरिकमेडु जो पुदुचेरी का पतन है। अरिकमेडु एक पुदुचेरी का पतन है। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जो दी जानकारी को पढ़िए। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्थर था जहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्थर था जहाँ दूर दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। प्रथम बिंदु तो यही बनता है कि अरिकामेडु कहाँ का पत्थर था? तो अरिकामेडु पुडुचेरी का पत्थर था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। तो यहाँ अरिकामेडु में ईंटों से बना एक गोदाम ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। यह प्रश्न पिछली बार भी बन चुका है कि अरिकामेडु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो पात्र मिले हैं वो किस प्रकार के थे? तो एम्फोरा जैसे पात्र थे। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इन पात्रों में, एम्फोरा जैसे पात्रों में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। एम्फोरा जैसे पात्रों में दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे। तो इन पात्रों में दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे रहते थे। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। साथ ही अरिकामेडु में एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र से नाम से जाना जाता है। एरेटाइन को इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे और गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। तो ऐसे भी डिज़ाइन के बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थर इससे बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। अगला बिंदु है कि रोम यूरोप के एक सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। तो रोम का विकास तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर भी बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। ये जो बड़ा साम्राज्य था यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था तथा इसकी राजधानी रोम थी। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। तो रोम के बहुत महत्वपूर्ण शासक ने अगस्टस नाम के करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। उसने बताया कि रोम ईंटों का शहर था जिसने मैंने संगमरमर को बनाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमहल, एम्फीथिएटर बनवाए। चलिए आज के सेशन में, आज के चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। क्विक रिवीजन में पहला पॉइंट बनता है कि लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। तो लोहों का प्रयोग हमारे महाद्वीप में लगभग 3000 साल पहले हुआ था तथा तमिल क्षेत्र में गांव में 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था, साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था, भूमिहीन मजदूर और दास को कड़े सियार कहा जाता था। इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि तमिल, एक बार फिर से बता देता हूँ, तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहा जाता था, साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था तथा भूमिहीन मजदूर और दास को कड़े सियार या अदिमई कहा जाता था। तथा उत्तरी भारत में ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता। तो उत्तरी भारत में ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी पद पे रहते थे। यह आमतौर पर सबसे बड़े भूस्वामी होते थे। तो यह आमतौर पर अपने गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते थे। ये कभी कभी न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तथा साथ ही उत्तर भारत में स्वतंत्र किसान को गृहपति कहते थे और छोटे किसान या भूमिहीन व्यक्ति दास या कर्मकार कहते थे।
तो स्वतंत्र किसान को गृहपति कहते थे जो छोटे किसान होते थे, तथा भूमिहीन व्यक्ति को दास या कर्मकार कहते थे। अगला बिंदु है कि वलय कूप क्या होता था। तो महाजनपद काल में गुसलखाने व नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होने वाले जो होते थे उन्हें वलय कूप कहा जाता था। प्रायः हर घरों में वलय कूप पाया जाता था। अगला बिंदु है बेरीगाचा भरूच का यूनानी नाम था, उसकी कहानी। यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाचा पत्तन का विवरण दिया गया है। इस पत्तन पर शराब, तांबा, टिन, मूंगा, पुखराज, शीशा, कपड़ा, सोना, चांदी का आयात होता था। साथ ही हिमालय की बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियल, सूती कपड़ा, रेशम इत्र का निर्यात होता था। तो बेरीगाचा भारत का भरूच का जो यूनानी नाम था उसने बताया कि तांबा, टिन, मूंगा, पुखराज, शीशा, कपड़ा आदि का आयात होता था। साथ ही हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियल, सूती कपड़ा, रेशम आदि का निर्यात किया जाता था। अगला बिंदु है कि अगस्टस रोम का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसने कहा कि रोम में ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। साथ ही बड़े बड़े रंग महल मैंने बनवाए जिसे एम्फी थिएटर कहा गया। अगला बिंदु एक आहत सिक्के। आहत सिक्के 500 वर्ष तक चले। चांदी या तांबे पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। तो चांदी या तांबे पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। तथा साथ ही संगम साहित्य से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय सिस्टम था। यह प्रश्न बनेगा कि हमें वस्तु विनिमय पद्धति का प्राचीन साक्ष्य किससे मिलता है। तो संगम साहित्य से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय का एक सिस्टम भी था। अगला बिंदु है कि मथुरा मूर्तियों बनाने का बहुत बड़ा केंद्र था। साथ ही यह कुषाण की सेकंड राजधानी थी। तो मथुरा जो थी कुषाण की सेकंड राजधानी थी तथा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भक्ति, अगला बिंदु है भक्ति भस धातु से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना। भक्ति जो है भस धातु से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना। अगला बिंदु है उत्तर में वाराणसी व दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उत्तर में वाराणसी व दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। अगला बिंदु है श्रेणी किसे कहते हैं। प्राचीन नगरों में शिल्पकार व व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते हैं तथा कभी कभी ये बैंकों का काम करते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि प्राचीन नगरों में शिल्पकार व व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते थे तथा कभी कभी ये बैंकों का काम करते थे। उत्तरी काली चमकीले पात्र। महाद्वीप के उत्तरी भाग में काले रंग के जो चमकीले बर्तन पाए जाते थे उन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा गया। अगला बिंदु है कि अरिकमेडु। अरिकमेडु पुडुचेरी का पतन था। यहाँ ईंटों का बना ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। तो अरिकमेडु पुडुचेरी का पतन था तथा यहाँ ईंटों का बना ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो एम्फोरा पात्र अगर प्रश्न बनेगा किस क्षेत्र के पाए जाते थे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा पात्र पाए जाते थे जिसमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जाता था। तो एम्फोरा जैसे पात्रों में शराब, तेल जैसे तरल पदार्थों को रखा जाता था। इनके दोनों तरफ हत्ता लगा होता था। साथ ही अरिकमेडु में एरेंटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो अरिकमेडु में एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पे एरेंटाइन रखा गया था। अगला बिंदु है कि रोम के बर्तन भी मिले हैं परंतु इन्हें भारत में ही बनाया गया था तथा कुछ कुंड भी मिले हैं तथा शीशे भी मिले हैं। अरिकमेडु का रोमन नाम पोडुका था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अरिकमेडु का रोमन नाम पोडुका था। चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।